हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख 11 जून, दिन है मंगलवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। मानसून को लेकर मौसम विभाग का आया ताजा अपडेट। होगी झमाझम बारिश। सोमवार की सुबह से ही गर्मी का असर देखा गया। सुबह 8 बजे के बाद से ही मौसम हवाएं अपना असर दिखा रही थी। दिन चढ़ने के साथ ही जिले के तापमान भी बढ़ता गया। सुबह जहां तापमान 34 डिग्री था, वहीं दिन के 11 बजे तक यह 40 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अब लोग मानसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग की माने तो 12 जून और 14 जून को मानसून के छींटे पड़ सकते हैं, लेकिन पूरी बारिश की 16 जून या इसके बाद के दिनों में होने की संभावना है। मानसून को लेकर मौसम विभाग के अनुसार मानसून बंगाल की खाड़ी के रास्ते झारखंड में प्रवेश करेगा। वर्तमान स्थिति में आगामी 13 जून 14 जून को मानसून का आंशिक असर झारखंड में देखा जा सकता है, जबकि 15 जून के बाद मानसून अपने पूरे स्वभाव पर होगा। इस बार मानसून आने के साथ ही अच्छी बारिश देगा। आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 12 जून तक धनबाद का तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि 13 जून को 2 डिग्री की कमी हो सकती है। इन दिनों में उष्ण लहर भी चलने की संभावना है। इस दौरान लोगों से बचकर रहने की अपील की गई है। कल्पना सोरेन ने ली विधायक पद की शपथ। सीएम का पैर छूकर लिया आशीर्वाद। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने सोमवार को विधानसभा सदस्य पद की शपथ ली। कल्पना सोरेन गिरिडीह के गांडे विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक हैं। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। इस मौके पर झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन और सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद कल्पना सोरेन ने वहां बैठे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बता दें कि जेएमएम नेता सरफराज गांडे के विधायक थे। राज्यसभा जाने के बाद गांडे विधानसभा सीट खाली हो गया था। इस सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब कल्पना सोरेन गांडे विधानसभा की विधायक है। हेमंत की बेल पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कल्पना रही मौजूद। कपिल सिब्बल ने ईडी की जांच व सबूतों पर उठाए सवाल। लैंड स्कैम केस के आरोपी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। सुनवाई के दौरान हेमंत की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि यह मामला 8.86 एकड़ भूमि से जुड़ा हुआ है। आरोपों के मुताबिक राजस्व कर्मचारी ने सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ की। 2 बार ईडी ने छापेमारी की, लेकिन एजेंसी कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे यह साबित हो सके कि हेमंत सोरेन का इस भूमि से नाता है। ईडी ने जो धाराएं लगाई वह पीएमएलए के अंतर्गत सही नहीं है। सिर्फ हेमंत सोरेन को जेल भेजने के लिए एक कहानी गढ़ी गई है। इसके साथ ही उन्होंने ईडी द्वारा अब तक पेश किए गए सबूतों पर भी सवाल खड़े किए। कपिल सिब्बल ने 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस की, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी के बहस सुनने के लिए बुधवार की तिथि निर्धारित की है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं कल्पना सोरेन भी सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद रही। बिना विभाग मंत्री आलमगीर आलम करा रहे कांग्रेस की किरकिरी। जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला। कमीशन घोटाले में जेल में बंद राज्य के मंत्री आलमगीर आलम की वजह से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की खूब फजीहत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों ने उन्हें अपने भाषण के केंद्र में रखा। सभाओं में उनके कृत्य की खूब चर्चा भी होती थी। चुनाव समाप्त होने के बाद भी उनकी आड़ में झारखंड की झामुमो गठबंधन सरकार पर भाजपा निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के सारे विभाग अवश्य छीन लिए, लेकिन वे मंत्री पद से नहीं हटाए गए। बिना विभाग के मंत्री बने हुए हैं और जेल में बंद हैं। दरअसल आलमगीर आलम को चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल से हटाने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की सहमति आवश्यक है। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही सरकार उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से भी उनकी छुट्टी होगी। उनके स्थान पर दल के किसी अन्य वरीय विधायक को जिम्मेवारी सौंपी जा सकती है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से भी इस संबंध में विमर्श किया गया है। कहा जा रहा है कि आलमगीर आलम जल्द ही इस्तीफा देंगे। उधर विभाग छीनने के बावजूद आलमगीर आलम को मंत्री पद से नहीं हटाए जाने के लेकर भाजपा ने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर प्रहार करते हुए उन्हें मजबूर मुख्यमंत्री बताया है।
जेबीकेएसएस अध्यक्ष जयराम महतो की अग्रिम बेल पर 18 जून को फैसला। जेबीकेएसएस के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जयराम महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली गई है। सरकार और जयराम महतो का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत इस मामले में 18 जून को फैसला सुनाएगा। इसके साथ ही अदालत ने जयराम महतो के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को फैसला आने तक बरकरार रखा है। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त की कोर्ट में जयराम की याचिका पर सुनवाई हुई। जयराम महतो के खिलाफ रांची पुलिस ने रांची के नगड़ी थाना में वर्ष 2022 में दर्ज कांड संख्या 48 में वारंट लिया है। वारंट प्राप्त करने के बाद रांची पुलिस ने गिरिडीह में जयराम महतो को गिरफ्तार करने के लिए दबिश भी दी थी, लेकिन वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। झारखंड में अगले 3 महीने में 50,000 पदों पर नियुक्ति की तैयारी। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगले 3 महीने में सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्ति की तैयारी में जुटी है। राज्य में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसके लिए कार्मिक विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। समीक्षा बैठक के दौरान सीएम भी विभागीय अधिकारियों से रिक्तियों के संबंध में विस्तृत जानकारी हासिल कर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और झारखंड लोक सेवा आयोग के लंबित परीक्षा की समीक्षा होगी। अगले 3 महीने में राज्य सरकार खाली पड़े 50,000 पदों को भरेगी। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों ने खाली पदों का विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लिया है। कार्मिक विभाग ने भी रिक्त पदों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है और सभी विभागों को पत्र भेजकर रिक्तियों की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा मिलने के बाद जेएसएससी और जेपीएससी को अधियाचना भेजी जाएगी। झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर झारखंड के साथ भेदभाव करने का लगाया आरोप। कहा कैबिनेट में नहीं मिली हिस्सेदारी। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार को दिल्ली में हुई शपथ ग्रहण में झारखंड की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि झारखंड को मंत्रिमंडल में उचित हिस्सेदारी नहीं मिली। उन्होंने रांची सांसद संजय सेठ के ऊपर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे सांसद को मंत्री बनाया गया जिन्होंने बंद पड़ी एचईसी पर एक सवाल नहीं उठाया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर आशु की अनदेखी व अनादर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी के सांसदों को मंत्री पद दिया गया, लेकिन आशु के चंद्र प्रकाश चौधरी को मंत्री पद से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि आशु बीजेपी का पुराना सहयोगी है, स्थानीय पार्टी है, लेकिन उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड बीजेपी के बड़े नेता शपथ ग्रहण से खुश नहीं है, लेकिन कहा कि रविवार को सिर्फ सांकेतिक उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के रांची कार्यालय में सन्नाटा परसा रहा, किसी प्रदेश नेता की उपस्थिति नहीं थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 240 सांसदों में से मात्र 115 सांसद बीजेपी के हैं, बाकी दूसरे दलों से आए हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल 7 जगह खाली हैं। उन्होंने बीजेपी से मांग करते हुए कहा कि इन 7 में से एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार झारखंड को और मिलना चाहिए। नगड़ी सीओ की युवक से बदसलूकी का मामला। बाबूलाल मरांडी ने सीएम चंपाई सोरेन से की बर्खास्त करने की मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के नगड़ी अंचल में पदस्थापित अंचल अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आग्रह किया है कि सीओ राकेश श्रीवास्तव को बर्खास्त करवे राज्यवासियों को एक संदेश दे, ताकि कोई भी गरीब बेरोजगारों के गले पर चाकू चलाने का साहस नहीं कर सके। बाबूलाल मरांडी ने एक पोस्ट पर लिखा कि नगड़ी सीओ ने अहंकार में आकर एक गरीब बेरोजगार युवक की नौकरी छीनकर उसका जीवन तबाह करने की कोशिश की। कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सीओ ने रेलवे के ग्रुप डी के सफल अभ्यर्थी का दस्तावेज सत्यापन करने में आनाकानी करते हुए युवक के कैरियर बर्बाद करने की धमकी दे रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारी सिस्टम पर कलंक है। उधर उपायुक्त राहुल सिन्हा ने नगड़ी के अंचल अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव पर कार्रवाई की अनुशंसा करने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि वे सोमवार 10 जून को कार्रवाई की अनुशंसा के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव तथा मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे। सीटें स्वतः हो जाएंगी खाली, 4 विधायक पहुंचे संसद। क्या झारखंड में होगा उपचुनाव? लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के 4 विधायक संसद की दहलीज तक पहुंच गए हैं। इनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 और भाजपा के 2 विधायक शामिल हैं। संथाल परगना के शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक नलिन सोरेन, हजारीबाग सदर से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल, चक्रधरपुर से झामुमो विधायक जोबा मांझी और बागबाहरा से भाजपा विधायक ढुल्लू महतो शामिल हैं। इनमें से मोहनपुर और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जबकि बागबाहरा और हजारीबाग सदर अनारक्षित सीट है। इन
नवनिर्वाचित सांसदों के 18वीं लोकसभा के संसद के रूप में शपथ लेने के उपरोक्त विधानसभा सीटें स्वतः खाली हो जाएंगी। इन सीटों पर अब चुनाव कराना नियमों के अनुसार संभव नहीं है, क्योंकि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 के तहत विधानसभा चुनाव के 6 महीने से कम समय तक रिक्त पड़ी सीटों पर चुनाव कराना नियमों के अनुकूल नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 151A पर उल्लेखित है कि किसी भी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में सीटें खाली होने पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है, बशर्ते उस सीट पर सदस्य का कार्यकाल 1 साल से कम बचा हो या केंद्र सरकार की सलाह से चुनाव आयोग यह कहे कि वहां उपचुनाव 6 महीने के भीतर कराना संभव नहीं है। झारखंड में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 29 दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, जबकि निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी 2020 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक है। रेल कर्मियों के लिए खुशखबरी, अब बढ़कर मिलेंगे सभी भत्ते। रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, अब उन्हीं बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुपात में अन्य सभी भत्तों का लाभ मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश के तहत रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से 50% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस अनुपात में अन्य भत्तों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ऐसे में नेशनल फाउंडेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने इस संबंध में रेलवे बोर्ड को पत्र भेजकर पुरानी दर में बढ़ी महंगाई के आधार पर संशोधन करने की मांग की थी। इस पर रेलवे बोर्ड के फाइनेंस विभाग के संयुक्त निदेशक संजय पराशर ने सभी जोन के महाप्रबंधक व प्रोडक्शन यूनिट को पत्र जारी करते हुए कर्मचारी को संशोधित दर पर भत्ते का लाभ देने को कहा है। नए भत्ते 1 जनवरी 2024 से ही प्रभावी होंगे। ऐसे में कर्मचारियों को जनवरी से मई माह के भत्ते का एरिया भी मिलेगा। देश भर में लगभग 12 लाख कर्मचारी हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। सीएम से मिली विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, अबुआ आवास के लिए बालू किल्लत दूर करने की मांग। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने सोमवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिली। उन्होंने सीएम से अबुआ आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए बालू की किल्लत को दूर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इसके लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती बहुत जरूरी है। उन्होंने सीएम से कहा कि अगले कुछ महीने में ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अब एक प्रकार से विकास कार्यों से संबंधित सरकारी गतिविधियों के लिए केवल 3-4 महीने ही समय बचा है। मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि जिस प्रकार से मांडर की जनता ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का दिल खोलकर समर्थन किया और अपना प्यार लुटाया है, उसे देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि विकास व कल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों को तेज गति से लाभान्वित किया जाए। इस पर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अविलंब सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। शिल्पी ने कहा कि सरकार विकास के प्रति पूरी तरह समर्पित है, लेकिन लंबे समय से आचार संहिता लगे होने के कारण झारखंड में विकास कार्य ठिल पड़ गए थे, लेकिन अब सरकार विकास कार्यों में गति लाकर आम लोगों की आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करेगी। झारखंड के इस इलाके में 3 सालों से नहीं मिल रहा केरोसिन तेल, बिजली की सप्लाई भी कम, कार्डधारी परेशान। कोयलांचल के तमाम पीडीएस डीलरों की दुकानों में विगत 3 सालों से केरोसिन का आवंटन नहीं हो रहा है, जिसके कारण खासकर ग्रामीण इलाकों के लोग परेशान हैं। गर्मी के इस मौसम में बिजली की सप्लाई कम होने के कारण अब ग्रामीण इलाकों में केरोसिन की मांग होने लगी है, लेकिन किसी भी डीलर के पास 4 साल से केरोसिन का आवंटन हो ही नहीं रहा है। वही डीलर के मुताबिक केरोसिन प्रति लीटर 70 से 80 रुपए पहुंच गया है। ज़्यादा महंगा होने के कारण कारधारियों की मांग भी काफ़ी कम हो गया है। वही बसंतपुर व केदल्ला के कारधारियों ने बताया कि तेल लेने के बाद सब्सिडी का पैसा नहीं आता है, लेकिन घर में केरोसिन नहीं रहने के कारण बिजली जाने के बाद मोमबत्ती का सहारा लेना पड़ता है, जो काफ़ी महंगा साबित हो रहा है। वहीं बाला महुआ के ग्रामीणों ने बताया कि बिजली कटने के बाद गाँव में मोमबत्ती नहीं मिलती है, जिसके कारण रात अंधेरे में गुजारना पड़ता है। वहीं कई डीलरों ने बताया कि 2 साल पूर्व हम लोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देकर केरोसिन उपलब्ध कराने की मांग किया था, लेकिन उन मांगों की अनदेखी की गई। वहीं इस संबंध में डीएसओ रंजीता टोप्पो से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन मोबाइल की घंटी बजने के बाद भी संपर्क नहीं हो सका। सरयू राय के माफिया से संबंधों की पूरी जानकारी दे सांसद ढुल्लू महतो। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष उदय सिंह ने धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि सांसद ने सरयू राय पर माफिया से संबंध रखने का आरोप लगाया है। मेरी चुनौती है कि सरयू राय के संपर्क वाले माफिया का नाम सांसद ढुल्लू महतो सार्वजनिक करे। सोमवार को धनबाद सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर उदय सिंह ने दावा किया कि सांसद ढुल्लू महतो पर 50 से अधिक केस विभिन्न थानाओं में दर्ज है।
सांसद ने अपने हलफनामे में भी 20 केस दर्ज होने तथा 2 मामलों में सजा होने का ब्यौरा दिया है। सांसद पर दर्ज मामले में जान से मारने की धमकी देने सहित रंगदारी से भी जुड़े हैं। उदय सिंह ने आरोप लगाया कि सांसद ने बाघमारा अंचल में कई सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर रखा है, सार्वजनिक रास्ते को भी अपनी बाउंड्री में मिला लिया है। उदय सिंह ने कहा कि सांसद के प्रिंस खान के संबंधों की भी जांच होनी चाहिए। पीएलएफआई एरिया कमांडर सहित 5 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। रांची पुलिस में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर विजय बख्शी सहित 5 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। सभी पीएलएफआई संगठन से जुड़े हैं और इन दोनों संगठनों को मजबूत करने के इरादे से जमीन कारोबारियों से रंगदारी की मांग कर रहे थे। रांची पुलिस की टीम ने इन लोगों के पास से हथियार भी जब्त किया है। इसकी पुष्टि एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने की है। उन्होंने कहा कि सभी पीएलएफआई नक्सली की गिरफ्तारी नगरी इलाके से हुई है। फिलहाल सभी से पूछताछ चल रही है।